हमारे साथ पीटीआई के सीनियर मेंबर रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम रऊफ साहब। बड़ी मेहरबानी फरिया। जो सुप्रीम कोर्ट की आज की डेवलपमेंट है, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स पीटीआई's ओपिनियन ऑन दैट? काफ़ी देर से पता था कि ख़त्म हो रही है। इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू मी, नॉट टू माई पार्टी। देखिए, आपने अपने इब्तिदाइये में ख़ुद कहा है कि जो पॉलिटिशियन है वो कोई ऑर्डिनरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री नहीं होता, एक आम आदमी नहीं होता है। उसके वो इलेक्ट होके आता है लोगों के वोट से, तो लोगों का ट्रस्ट उस पर रिपोज होता है। किस लिए ट्रस्ट रिपोज करते हैं लोग? इसलिए कि वो जाएगा पार्लियामेंट में बैठेगा और उस मुनासबत से अगर उसको कोई ओहदा मिलता है तो उस ओहदे का इस्तेमाल करेगा उन वोटर्स, उस आवाम के लिए के हक़ में, उनकी बेहतरी के लिए जिन्होंने उसको इलेक्ट करके वहाँ भेजा हुआ है, और उस मुल्क की बेहतरी के लिए जिसका वो रेजिडेंट है। तो ये एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हर आदमी के कंधों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो उसी हिसाब से उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके पीछे अवाम का ट्रस्ट और वोट है उनका। तो उसकी तो सज़ा मिल जाएगी ना। ये तो बात हुई थी ताहयात। नो, जो मैं फील करता हूँ कि मेरी अपना ज़ाती ओपिनियन है, मैं ज़ाती ओपिनियन है, यहाँ कोई क्रिटिसिज्म किसी का जो है वो मंजूर नहीं है। मैं फील करता हूँ कि अगर एक पॉलिटिशियन करप्शन में इंडल्ज करते हुए पाया जाता है तो उसको ताहयात ही बैन किया जाना चाहिए। उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो दोबारा पार्लियामेंट में आके, क्योंकि उसने अपने अहद का, अपनी ओथ को वायलेट किया हुआ है। You don't think कि ये बड़ा हार्श था कि आप कह दें कि they can never come back to the parliament? इससे ज़्यादा भी अगर कुछ हो सके तो होना चाहिए। वो he is no ordinary citizen, as I said, you know, वो एक स्पेशल एक कमोडिटी है जो एक हमारा जो लेजिस्लेटर है ना। आपका पीटीआई के बानी चेयरमैन के लिए भी है। उन्होंने कौन सी करप्शन की? इट्स नॉट जस्ट अबाउट करप्शन, बात गलत काम करने की तो है। कौन सा गलत काम? जो मेयार है आपके ख्याल से वो बिल्कुल ठीक सेट हुआ है? कौन सा गलत काम किया उन्होंने? सिर्फ वहाँ पे आप कहते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये लोग तो हैं ही गलत। तो सिस्टम अगर ज्यादती इधर कर रहा है तो उधर भी कर सकता है। जिस तरीके से उनके मुकदमात कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्या वो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हैं? क्या वो नजर नहीं आ रहा? थी जब उनका मुकदमा था कि हमारा भी एक पैनमा का, हम तो ये कहते हैं वो 10वां जो वॉल्यूम है वो खोल दें सिर्फ। ये तो अब सिर्फ पॉलिटिकल बात है। No, it is not political. It is not political. Fariya, I'm sorry, it is not. हमने तो फैसला देखना है, फैसला आया। There is content in that I would like to watch. Which is speculation. We don't know. Okay, खोल दें फिर। ओके, स्पेकुलेशन खोल दें। So आप रिपोर्ट आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, देखते हैं। हमारे पास और बहुत कुछ है करने को इस वक्त। बेसिक हमारे तो अपने जो मुकदमात है, 180 से ज़्यादा मुकदमात है, वो भुगत रहे हैं चेयरमैन फॉर लाइफ जो है। तो हम तो उनमें इतना इन्वॉल्व है कि हमारे पास इस वक्त किसी और चीज़ के ऊपर अटेंड करने को फुर्सत नहीं है। ये जो मैंने जो बात की है ये मेरी ज़ाती राय है और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। सो कमिंग टू पीटीआई, ऑब्वियसली जब आपसे आखिरी दफ़ा बात हुई उस वक्त आपकी मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही थी और अब काफ़ी ऐसे बात दोबारा टेलीविजन पे आए हैं और वो पीक पे कह सकते हैं पहुंच गई हैं। अब कुछ बेहतरी की तरफ जाना है या आपको लगता है पीटीआई अब बस डाउन हिल ही है? देखिए, इस वक्त ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रियासत है, जो भी पावर बिल्डर्स हैं, उस वक्त उनका ऑब्जेक्टिव क्या नज़र आ रहा है? उनका ऑब्जेक्टिव ये नज़र आ रहा है कि जी पीटीआई को इलेक्शंस से दूर रखा जाए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, और अगर वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो उसको इस हालत में ना छोड़ा जाए कि वो इलेक्शन जीत सके। हमारे लोगों को किडनैप किया गया है, हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया है, हमारे लोगों को ज़बरदस्ती उनकी लॉयल्टीज़, पोलिटिकल लॉयल्टीज़ बदली गई हैं, हमारे लोगों को कैद में पिछले 8-9 महीने से रखा हुआ है, उनकी बेल्स होती है, दूसरे मुकदमे में पकड़ा जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनको 30-30 दफ़ा बेल आउट हुए हैं और वो 30-30 दफ़ा री अरेस्ट हुए हैं। औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, यास्मीन राशिद जैसी खातून है जो कि कैंसर फाइट कर रही है इस वक्त, बच्चियाँ हैं, छोटी जवान बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं। क्या कानून के मुताबिक उनसे ट्रीटमेंट हो रहा है? कोई खड़ा होकर मुझे बता दे, बैठ जाए मेरे सामने, किस कानून के मुताबिक ट्रीटमेंट हो रहा है? अगर उनको बेल होती एक मुकदमे में, अच्छा 3 MPO जो है, जो कि ड्रैकोनियन लॉ है, जो पता नहीं कब का ख़त्म हो चुका हुआ है, उसको रीइग्नाइट किया गया है और उसके तहत आप उसको पकड़ लेते हैं, जिसमें कि इस पे आपने आज चीफ जस्टिस के कमेंट सुने कोर्ट के अंदर? मैंने अनफॉर्चुनेटली बार कोर्ट का ये बात कह रहे हैं खुलकर कि आपकी शायद होमवर्क पूरी नहीं होती आपकी लीगल टीम की,
एंड वी हैव इंफॉर्मेशन कि इंटरनली भी इस बात में परेशानी है। देखिए कि आपकी लीगल टीम प्रॉपर होमवर्क करके क्यों नहीं? देखिए मुझे जो कोर्ट में नज़र आता है, जो जितने इन्होंने लाइव किए हैं अपने जितने भी जो मुकदमात ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लाइव किए हैं, मुझे तो सिर्फ चीफ जस्टिस बात करते हुए नजर आते हैं। मुझे वकील को तो वो बात करने ही नहीं देते, उसको हर बात के ऊपर काट देते हैं। आज लतीफ़ खोसा साहब से कहा आप लिस्ट दे दें पूरी, वो नहीं दे सके। So आपको एविडेंस तो देनी पड़ेगी प्रॉपर, आपको नाम की एक लिस्ट। मेरा ख्याल है कि जी कोर्ट रूम में मैंने जो पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, जो जज है वो अपनी जजमेंट के थ्रू बोलता है और उसको जज को अपनी जजमेंट के थ्रू बोलना चाहिए ना। यहाँ हम जजेस को सिर्फ सुन रहे होते हैं। कैसे बोलना चाहिए वकील को अपने सबूत और अपनी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि हमारे जो वकला हैं जो जा रहे हैं उनके पास तमाम कवायफ मौजूद होते हैं, तमाम उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं, उनको सुन लेना चाहिए पेशेंस के साथ, उनको बात करने देनी चाहिए। अगर आप एक वकील को हर 10 सेकंड के बाद टोकते हैं, हर 15 सेकंड के बाद टोकते हैं, तो वो बात क्या कर सकेगा? मुझे आप 10-15 सेकंड के बाद टोकेंगे, मैं बात क्या कर सकूंगा? तो ये अनफॉर्चुनेट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये मेरा अपना मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये हो रहा है। मेरा ख्याल है कि जजेस को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलें और जो कोर्ट रूम में वकील को अपना केस जो है वो प्रेजेंट करने दें, को आराम से केस प्रेजेंट करने दें। और आपने तो मेरिट पे देखना ना, आपको अगर वैल्यू नजर नहीं आएगी एक वकील की प्रेजेंटेशन में, तो आप एडवर्स जजमेंट दे सकते हैं, उसके खिलाफ जजमेंट दे सकते हैं। आप लोग मुतमईन हैं अपनी लीगल टीम की? हम बहुत मुतमईन है जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। मतलब हमारे ऊपर आप देखिए कि मैंने एज आई सेड यू सी दे आर फाइटिंग अबाउट 100+ केसेस, 180+ केसेस। आई मीन उसमें बहुत से वो वकील जो है वो इंटरेस्टेड, वो इन्वॉल्व हैं। हो सकता है बात किसी वकील से भूल चुक हो जाए, हो सकता है। मतलब हम फेलेबल हैं, हम कोई इनफेलेबल तो नहीं है ना। हम लोग वक्त का तकाजा हो, किसी और चीज़ का हो, कोई और प्रॉब्लम हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हुई हो सकता है कोई डिफिशेंसी रह जाए। तो उसको अगर आप एक तरीके से बता दें कि जी इसको ख़त्म करके दोबारा अगर अगली हियरिंग के ऊपर आप उसको रेक्टिफाई कर दें, वकील रेक्टिफाई कर दे, तो वो कर ले। इस वक्त जो अप्रोच लग रही है ना, वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जजेस ही बोल रहे हैं। राइट। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई बार बार आवाज़ उठा रही है। आज लीगल टीम पर आपने कहा कि आप मुतमईन हैं, पर एक और चीज़ आपको क्विकली बता दूं, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारे खिलाफ एमपीओ के ऑर्डर जारी हुए। चीफ जस्टिस ने कहा आपने उनको चैलेंज किया जिस पर कोई लिस्ट नहीं थी उनके पास कि ऑर्डर चैलेंज किया है। दिस वॉज अ क्वेश्चन। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हुई, आपने अभी देखा, हमने क्लिप भी चलाया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कल की दरख्वास्त पर समाअत कर लें। शुएब शाही ने कहा कि हामिद खान इस केस में वकील हैं, उन्होंने पिटिशन फाइल की है। चीफ जस्टिस ने पूछा वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो लाइब्रेरी में है। सो दे आर डिफरेंट रीजंस जिन उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है लीगल टीम पर भी प्रेशर हो, इतने मुकदमात हैं। प्रेशर तो है मुकदमों का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट फरिया। देखिए 180-182 मुकदमे वो भुगत रहे हैं, सुबह दोपहर शाम जो है हियरिंग है। हर कोर्ट में उधर उन्होंने इन कैमरा हियरिंग कर रहे हैं। खान साहब को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। मैंने आपको बता रहा था प्रोग्राम रिकॉर्डिंग से पहले, कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी का कांटेक्ट नहीं है। कोर्ट पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई कांटेक्ट नहीं है। 3 लोग उनसे मिल रहे हैं, 3 किस्म के लोग। जो वकला हैं उनके, वो हफ्ते में 2-1 दफ़ा जाते हैं। ठीक है। उनकी वाइफ है जो एक हफ्ते में 1 दफ़ा मिलती है उनसे। उनकी बहनें हैं जो 2-1 हफ्ते में 1 दफ़ा मिल रही हैं उनको। पार्टी के जो मामलात हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में से किसी को अभी तक, मेरे पास कोर्ट की परमिशंस पड़ी हुई हैं। मैंने कल एक और प्रोग्राम में बैठे हुआ था, वहाँ भी मैंने ये कहा था, मेरे पास कोर्ट की परमिशन हैं। मैं जेल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जेल सुपरिटेंडेंट से भी बात होती है, मेरे जो लोग हैं वो करते हैं, जो अरेंज करते हैं, उनकी बात होती है, वो बुला लेते हैं। हम बाहर खड़े रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे, कहते हैं जी नहीं हो सकती मुलाकात, वापस चली, नॉट विद स्टैंडिंग द परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट। सो मतलब जो कि इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल लिख कर लाए, लेकिन इट वाज वन ऑफ दीज पीपल जो आपने बताया है जिनके थ्रू इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भेजा गया है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा आपको कि किसी के थ्रू भेजा गया है या किसी के थ्रू नहीं भेजा गया। डायरेक्ट तो नहीं उन्होंने भेजा होगा। देखिए वो तो लिखा है उन्होंने, आर्टिकल लिखा है, पब्लिश हुआ है। और जो आपके डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने जो वो उनको इंक्वायरी की है, तो उसके बाद क्या हो रहा है आपको पता है? वो हर दूसरे दिन रीपोस्ट कर रहे हैं आर्टिकल का कोई ना कोई हिस्सा। वो इकोनॉमिस्ट में 11 रीपोस्ट कर चुके हैं उसकी। बट यू वर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट? कि ये आर्टिकल आ रहा है उनका। आई वाज अवेयर। यू वर अवेयर, आपको पता थी ये बात? ओके, सो किस तरह लिखा? मतलब जब आया है ये सवाल तो आज हुआ है, आज पीटीआई चेयरमैन से हुआ है, बानी चेयरमैन से। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल मैंने ज़बानी लिखवाया था। देखिए अगर ज़ुबानी लिखवाया तो शायद मैं भी ना लिखवा। मैं आर्टिकल लिखता हूँ, 13 साल की उम्र से लिख रहा हूँ, लिख लेता हूँ। लेकिन मुझे देखिए रिमार्केबल दैट ही डिड इट, सो लेट्स अपलॉड हिम फॉर दैट।
ओके सो rather than investigate के क्यों लिखा गया, क्यों पब्लिश हुआ है। मतलब हम आपने अपना मजाक बनवा दिया हमने, unfortunately, and I say this not in a political context, but otherwise in a professional context, I mean, इन्होंने उनसे इंक्वायर किया है, बल्कि अभी सिर्फ उन्होंने कहा है कि जी हम इंक्वायर करेंगे, तो वो उस आर्टिकल कॉन्स्टेंटली रीपोस्ट करते जा रहे हैं। राइट, इकोनॉमिस्ट, आपको तो फायदा हो रहा है उसका, लेकिन फायदा क्वेश्चन तो the जरूर है। most read article since 2007, and I think now it has become the most read article of ever published in The Economist. I mean, any country would take pride in the fact, that a former prime minister, the head of a political party, उसका लिखा हुआ आर्टिकल जो है has become the most read article in a publication of the caliber of Economist. So the question is कि आप देना चाहते हैं क्रेडिट दे दें, कंटेंट पे देखेंगे एंड पॉलिटिकली उसकी क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर क्वेश्चन होना चाहिए फॉर लीडर। सो आपको लगता है कि आपको उससे कोई फ़ायदा हुआ है या उल्टा आप लोगों को और नुकसान हो गया, कंसिडरिंग कि वो बड़े सख्त अल्फाज हैं, बड़ा सख्ती से वही मौक़िफ़ है, एक रिजिडिटी का आंसर नज़र आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, रिजिडिटी नहीं है। देखिए, आपको नज़र जो है ना वो दोनों तरफ दौड़ानी चाहिए। आप ज़रा नज़र दौड़ाएं इस बात के ऊपर कि अप्रैल 2021 के बाद अब तक तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसके साथ क्या रवैया रहा है स्टेट का, आप ज़रा इसको इवेलुएट कर लें। रियासत की मशीनरी जो है वो सिर्फ एक काम के ऊपर लगी हुई है, वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ नहीं कर रही है। जो हमारे और इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई हमारी तवज्जो नहीं है। सिर्फ एक है जी कि हमने पीटीआई को ख़त्म करना है, पीटीआई के फॉलोअर्स को, पीटीआई के मेंबर्स को हमने ख़त्म करना है। क्या रियासत का काम ये है? क्या एक जमहूरियत में रियासत ये करती है? आप उसके ऊपर भी तो नज़र दौड़ाएं ना। रिजिडिटी नहीं है ये हकीकत पसंदी है।